हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग क्लास 12 का जो है पॉलिटिकल साइंस विषय में अध्याय 7 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग अध्याय 1 से 6 तक पढ़ चुके हैं और आज जो है अध्याय 7 को पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है समकालीन विश्व में सुरक्षा। जानेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सुरक्षा क्या है, सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, किसके लिए सुरक्षा और किससे सुरक्षा। तो सुरक्षा का मतलब जो होता है वो खतरे से आज़ादी, मानव का जो अस्तित्व है और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक देश दूसरे देश के लिए जो है कैसे खतरा उत्पन्न करता है और एक देश को दूसरे देश से कैसे जो है खतरे का हमेशा जो है डर रहता है। इसमें है कि सुरक्षा विषयक अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। सुरक्षा केवल ऐसे खतरों से जिनको यदि नहीं रोका गया तो हमारे केंद्रीय मूल्यों की हानि होगी, ये जो है सुरक्षा है। अब जो है बाहरी सुरक्षा और पारंपरिक सुरक्षा जो है, बाहरी सुरक्षा के पारंपरिक धारणा क्या होता है, इसे हम आइए जानते हैं कि बाहरी सुरक्षा के पारंपरिक यानी परंपरागत धारणा, मतलब कि जो धारणा चली आ रही है पुराने ज़माने से। तो किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा सैन्य खतरा होता है, यानी किसी भी देश के सैनिक से एक दूसरे देश को खतरा होता है। इस खतरे की जड़ दूसरे देश हैं जो सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर संप्रभुता और स्वतंत्रता के मूल मूल्यों को खतरे में डालते हैं। अब जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं वर्तमान में, अफ़गानिस्तान को ले लीजिए। ऐसे तो भारत में देखते ही रहते हैं कि कैसे जो है चीन के सैनिक से भारत को जो है खतरा रहता है, फिर पाकिस्तान से भी थोड़ा मोड़ा जो है तनाव जो है होते रहता है। लेकिन जो अभी वर्तमान में अफ़गानिस्तान में जो सैन्य बल को देखे कि जो अमेरिका जो अपना सैनिक को अफ़गानिस्तान में जो स्थापित किया था घटना 9/11 के तहत, अभी क्या हुआ कि अमेरिका जो है, अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, तो उन्होंने जो है ऐलान किया था कि हम जो है अपना सैनिक को हम वापस बुलाएंगे। और जैसे वो सैनिक जो है वापस बुलाने लगे वैसे जो है अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो है स्थापना जो है होने लगा। स्थापना नहीं, यानी तालिबानी जो है अपना जो है धीरे धीरे अपना अस्तित्व अफ़गानिस्तान में बनाने लगा। और अभी जो है क्या हुआ कि लास्ट में पूरी तरह से जो है वहाँ जो लोकतांत्रिक जो सरकार थी उसे जो है पूरी तरह से तख्ता पलट दिया और तालिबानी जो है अपना वहाँ पे स्थापित कर लिया है। तो यही होता है कि एक देश दूसरे देश को सैन्य से कैसे खतरा उत्पन्न होता है। यहाँ पे है कि युद्ध के खतरे के जवाब में सरकार के पास 3 विकल्प है। अब जो भी युद्ध होता है, युद्ध से जो खतरा है, तो उसके जवाब में सरकार जो है 3 विकल्प ढूंढते हैं या 3 विकल्प रहता है, जिसमें कि पहला है विकल्प आत्मसमर्पण। अब मान लिया जाए कि कोई भी देश दूसरे देश पर जैसे आक्रमण किया, अगर वो हार जाता है तो क्या करता है, उसे जो है आत्मसमर्पण करना पड़ता है। दूसरा जो है दूसरे पक्ष के हमले से बचाने के लिए उसकी बातों को मान लेना पड़ता है। अगर आप मजबूत नहीं हैं, अगर आप सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से आप मजबूत, आपका देश नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दूसरे पक्ष से जो युद्ध होता है तो उसकी बातों को मानना पड़ता है। या क्या होता है कि युद्ध से होने वाले विनाश को बढ़ाने के संकेत देकर दूसरे पक्ष को डरा देना पड़ता है। और आगे है कि युद्ध ठन जाने पर अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर देश अपने मकसद को हासिल न कर या हमलावर को पराजित कर देना। आगे है कि युद्ध के दौरान खुद की रक्षा करने के लिए और पारंपरिक सुरक्षा के 4 घटक यानी निरोध, रक्षा, शक्ति, संतुलन और गठबंधन, ये निर्माण है।
निरोध का मतलब युद्ध की रोकथाम होता है। रक्षा का अर्थ होता है युद्ध को सीमित करना या समाप्त करना। शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि बड़े और छोटे देशों के बीच में संतुलन बनाना। और गठबंधन निर्माण का मतलब होता है कि राज्यों का गठबंधन करना। तो ये है सुरक्षा के मामले में। आगे है कि शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक अच्छा हिस्सा सैन्य शक्ति का निर्माण करना है, जो कि सैन्य हमलों के खिलाफ बचाव या बचाव के लिए अपने कार्यों का समन्वय करता है। सुरक्षा के पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार देश की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक खतरे इसकी सीमाओं के बाहर से आते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं भारत की सीमा के बाहर जो चीन है, सीमा से जो सटा हुआ है, फिर पाकिस्तान है, तो इन दोनों से जो है भारत को हमेशा खतरा रहता है। एक देश के भीतर हिंसा के खतरे को एक स्वीकृत केंद्रीय प्राधिकरण यानी कि सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे कि भारत के अंदर ही कोई युद्ध हो जाए, एक राज्य दूसरे राज्य से, या फिर किसी भी तरह का कोई सांप्रदायिक युद्ध ही हो जाता है, सांप्रदायिक दंगे हो जाता है, तो इन सब के लिए क्या होता है कि जो सरकार वहाँ की होती है उनके द्वारा जो है इस युद्ध को रोका जाता है या नियंत्रित किया जाता है। लेकिन विश्व राजनीति में प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है। ये जो है सुरक्षा की जो है आगे है कि आंतरिक सुरक्षा के पारंपरिक विचार। हमने पढ़ा पहले बाहरी सुरक्षा के पारंपरिक विचार, दूसरा है आंतरिक सुरक्षा के पारंपरिक विचार। तो आइए जानते हैं कि कोई भी देश है उसके अंदर में किस तरह की सुरक्षा का जो है विचार होता है। तो पारंपरिक सुरक्षा को आंतरिक सुरक्षा की भी चिंता करनी चाहिए, जिसे विभिन्न कारणों से इतना महत्व नहीं दिया गया है। दूसरा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पृथ्वी पर शक्तिशाली देशों के लिए आंतरिक सुरक्षा कमोबेश आश्वस्त थी। आगे है अधिकांश यूरोपीय देशों को उन सीमाओं के भीतर रहने वाले समूह या समुदायों से गंभीर खतरों का सामना नहीं करना पड़ा। इसीलिए क्या होता है कि इन देशों ने बाहरी सुरक्षा को महत्व दिया। आगे है बाहरी सुरक्षा के लिए मुख्य चिंता शीत युद्ध का युग था। दोनों महाशक्तियों एक दूसरे के हमलों से डरती थी। दोनों महाशक्ति यानी एक तरफ जो है साम्यवादी गुट जिसमें कि रूस था, और दूसरी तरफ पूंजीवादी गुट जिसमें कि अमेरिका। जो उपनिवेश स्वतंत्र हुए वे शीत युद्ध के गर्म युद्ध में बदलने से डर रहे थे, जैसे भारत भी हुआ था, साथ साथ और 2-3 देश जो हुआ था। तो नव स्वतंत्र अफ्रीकी और एशियाई देश पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संघर्ष की संभावना के बारे में अधिक चिंतित थे। ये अलगाववादी आंदोलनों से आंतरिक खतरों के बारे में चिंतित थे, जो कि स्वतंत्र देश जो है बनना चाहता था या बनाना चाहता था। आगे है कि पारंपरिक सुरक्षा और सहयोग क्या है। ये जो आंतरिक पारंपरिक सुरक्षा और बाहरी पारंपरिक सुरक्षा पर है या जाने, उसके बाद है कि पारंपरिक सुरक्षा और सहयोग क्या है। यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, यानी कि सभी तरह से चारों तरफ से स्वीकार किया जाता है कि युद्ध सही कारणों से हो सकता है, मुख्य रूप से आत्मरक्षा या अन्य लोगों को नरसंहार से बचाने के लिए। परंतु किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित उपयोग होना चाहिए एवं संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति या आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को नहीं मारना चाहिए। आगे है कि सुरक्षा के पारंपरिक विचार भी निरस्त्रीकरण, हथियार नियंत्रण और विश्वास ये निर्माण जैसे सहयोग के अन्य रूपों को महत्व देते हैं। आगे है निरस्त्रीकरण के लिए सभी राज्यों को कुछ विशेष प्रकार के हथियारों को छोड़ना पड़ता है। आगे है हथियार नियंत्रण, हथियारों के अधिग्रहण या विकास को नियंत्रित करता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने कई हथियार नियंत्रण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें है कि विश्वास बहाली का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश अपने प्रतिद्वंदियों के साथ विचार और जानकारी को साझा करते हैं। यही नहीं साझा करने के कारण क्या हुआ था कि शीत युद्ध का जन्म हुआ था। इसमें क्या था कि पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ
उसमें सोवियत संघ और जो पूंजीवादी गुट, जो बाद में जो 2 गुट बन गया था, ये दोनों साथ-साथ लड़ा था। लेकिन यही विश्वास के कारण जो है एक देश दूसरे देश से छिप कर हथियार का निर्माण करना और दूसरे देश को पता भी नहीं चलने देना साथ में रहते हुए। इसकी वजह से क्या हुआ था कि विश्वास जब हट गया या टूट गया, तब फिर क्या हुआ कि शीत युद्ध की ऐलान हो गया था। शीत युद्ध जो है शुरू हुआ था। आगे है गैर पारंपरिक धारणा। क्या होता है कि गैर पारंपरिक धारणाएं में क्या होता है कि सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणाएं सैन्य खतरे से परे जाती है, जिनमें कि मानव अस्तित्व की स्थिति को प्रभावित करने वाले खतरों और खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होता है। सुरक्षा के गैर पारंपरिक विचारों को मानवता की सुरक्षा या वैश्विक सुरक्षा कहा जाता है। कि सुरक्षा के जो गैर पारंपरिक विचारों को, अब जो गैर पारंपरिक हुआ कि पारंपरिक सुरक्षा में हमने क्या जाना, जिसमें कि आंतरिक और बाहरी दोनों था। अब है कि उससे परे, उसके जस्ट अपोजिट तो हो गया गैर पारंपरिक विचारों को मानवता की सुरक्षा या वैश्विक सुरक्षा कहा जाता है। जैसे कि इसमें मानवाधिकार सब आ जाता है, महिला सुरक्षा आ गया, बाल सुरक्षा हो जाता है। तो ये सब क्या है कि गैर पारंपरिक हो जाता है। मानवता की सुरक्षा से मतलब है कि राज्यों की सुरक्षा से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। मानव सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणा के समर्थकों जो है, इसमें व्यक्तियों को हिंसक खतरों से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दूसरी ओर क्या होता है कि मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणा के समर्थकों का तर्क है कि खतरे के एजेंडे में अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा शामिल होना चाहिए। वैश्विक सुरक्षा का विचार 1990 के दशक में जो ग्लोबल वार्मिंग आया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारियों खतरों की वैश्विक प्रकृति के जवाब से उभरा था। तो ये सब क्या हुआ कि गैर पारंपरिक जो है धारणा होता है। आगे है कि खतरे के नए स्रोत क्या है। अब जो भी खतरा है, अब इन खतरों के नए नए स्रोत जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो इसमें कि जो नए स्रोत हुए हैं उस वो क्या है कि खतरों के कुछ नए स्रोत सामने आए हैं जिनके बारे में दुनिया काफ़ी हद तक चिंतित है। इनमें आतंकवाद आ गया, मानवाधिकार, वैश्विक गरीबी, पलायन, महामारी शामिल होता है। जैसे अभी कोरोना काल जो आया, कोरोना जो जैसा महामारी जो है पूरे वर्ल्ड में आया, तो ये क्या हुआ कि खतरे का नए नए स्रोत है जो कि वैश्विक लेवल पर होता है। अब जो गरीबी है ये भी वैश्विक लेवल पर है। मानवाधिकार, किसी भी क्षेत्र में अगर मानव को अधिकार से अगर वंचित किया जा रहा है या उसके अधिकार का छीना जा रहा है, तो ये जो है वैश्विक मुद्दा बन जाता है। आगे है आतंकवाद, राजनीतिक हिंसा को संदर्भित करता है जो कि नागरिकों को जानबूझकर और अंधाधुंध निशाना बनाता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एक से ज़्यादा देशों में व्यापक या व्याप्त होता है और इसके निशाने पर कई देशों के नागरिक होते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा तो भारत ही प्रभावित है आतंकवाद से। कई राजनीतिक स्थिति पसंद न आने पर भी आतंकवादी समूह बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी देकर उसे बदलना चाहते हैं। जैसे कि ये माओवादी सब हो गया। तो इन सब ये सब टाइप से और बहुत सारा संगठन है जो कि अपने आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल नागरिकों को राष्ट्रीय सरकारों के खिलाफ करने के लिए भी करता है। पहले तो क्या होता है कि जो राजनीतिक स्थिति होता है, अगर किसी को पसंद हुआ या नहीं हुआ तो क्या करता है कि कई प्रकार के जो संगठन है जिसमें कि आतंकवाद भी है, उससे सहायता लेकर के जो है सरकार को बदलना चाहता है और जो है नागरिक के असंतोष होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा खतरे के नए स्रोत। और है आगे खतरे के नए नए स्रोत जो आए हैं कि अब जैसे कि एक है मानवाधिकार। तो मानवाधिकार के भी कई प्रकार है जिसमें कि 3 जो है मुख्य है। जिसमें पहला है राजनीतिक अधिकार, जिसमें कि अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी शामिल है। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक अधिकार और तीसरा है उपनिवेशित लोगों या जातीय और मूल निवासियों अल्पसंख्यकों के अधिकार से है। एक अन्य प्रकार का खतरा वैश्विक गरीबी है। अमीरी राज्य निम्न जनसंख्या वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति उच्च आय की मदद से और अधिक अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब राज्य या देश तीव्र
जनसंख्या वृद्धि दर और निम्न प्रति व्यक्ति आय की वजह से और क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन वो गरीब हो रहे हैं। आगे है महामारी जैसे जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, सॉर्स हो गया, ये जैसी महामारी जो है विभिन्न अब जो है एक कोरोना महामारी भी इसमें जोड़ दीजिए। ये तो पहले की जो है जो बुक जो छपा है तो उसमें है। एक अब जो भी आपको अगर क्वेश्चन आता है कहीं भी तो आप उसमें कोरोना महामारी को जो है उसमें आप जोड़ सकते हैं। तो इनमें क्या होता है कि महामारियां विभिन्न माध्यमों से बड़ी तेज़ी से पूरे विश्व में फैल जाती है। इन बीमारियों के फैलाव को रोकना किसी देश पर निर्भर करता है, किसी एक देश पर जो है निर्भर करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा की जो अवधारणा है इसके विस्तार का मतलब सब कुछ शामिल करना नहीं होता है, जिसमें सुरक्षा समस्या के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक समस्या को न्यूनतम सामान्य मानदंड साझा करना चाहिए। अब आगे है कि सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है, कि एक दूसरे का जो हम सहयोग करते हैं तो सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है, जिसमें है कि अनेक अपारंपरिक मुद्दों से निपटने के लिए सैन्य टकराव के बजाय सहयोग की आवश्यकता होती है। आतंकवाद से निपटने के लिए सैन्य मदद ली जा सकती है, लेकिन गरीबी, पलायन आदि मुद्दों से निपटने में इसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी रणनीतियों को तैयार करना महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल होता है, जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और महाद्वीपीय या वैश्विक हो जाता है। आगे है सरकारी सुरक्षा में विभिन्न राष्ट्रों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह की अन्य संस्थाएं शामिल हो सकती है। लेकिन सरकारी या सहकारी जो सुरक्षा है, सहकारी सुरक्षा में अंतिम उपाय के जो रूप होते हैं, इस रूप में बल का उपयोग भी शामिल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मंजूरी से बल का प्रयोग तानाशाही सरकारों से निपटने के लिए हो सकता है। अब आइए हम जानते हैं कि भारत की सुरक्षा नीति क्या है। ये तो हम पढ़े कि सुरक्षा है क्या, आंतरिक सुरक्षा क्या है, बाहरी सुरक्षा क्या है, पारंपरिक क्या है, अपारंपरिक क्या है, और सुरक्षा के नए नए स्रोत जो आ रहे हैं वो क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में सुरक्षा नीति क्या है। तो भारतीय सुरक्षा रणनीति 4 व्यापक घटकों पर निर्भर करती है। सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, अपने हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदे और संस्थाओं को मजबूत करना, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया और जितने भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो संघ है, तो जैसे ब्रिक्स हो गया और भी कई प्रकार के हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदे और संस्थाओं को और मजबूत करना पड़ता है। आगे है अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। अर्थव्यवस्था को इस प्रकार विकसित करना जिससे आर्थिक असमानता कम हो। भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला घटक है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत इसके पड़ोसियों द्वारा हमले होते रहे हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य 1947-48 में हुआ, 1965 में हुआ, 71 में, 99 में युद्ध चला, तथा चीन ने भी 1962 में भारत पर हमला किया था। तो ये सब जो है सुरक्षा की रणनीति है। इस सुरक्षा की इन सब के बचाव के लिए जो है भारत ने क्या रणनीति तैयार किया है वही दर्शाता है। दक्षिण एशियाई इलाके में भारत चारों तरफ से परमाणु शक्ति संपन्न देशों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से जो भी देश है वो सारा देश जो है परमाणु संपन्न है। आगे है भारत से 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण किया जो सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद 1998 में एक और सफल के बाद भारत भी परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। भारत की सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना। आगे है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, औपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयास किए। आगे है भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की। आगे है भारत ने शीत युद्ध के दौरान नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की और यह दोनों महाशक्तियों से अलग गुटनिरपेक्ष रहा और पूरे विश्व के सामने तीसरा विकल्प प्रस्तुत कर दिया।
भारत ने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। सहयोग मूलक सुरक्षा के समर्थन में भी भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशनों में भी कई बार भेज चुके हैं। और आगे है, भारत ने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जो कि हमने ऊपर में पढ़ा। और दूसरा है कि भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा महत्वपूर्ण घटक देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की तैयारी है। अब भारत को ये नहीं है कि सिर्फ बाहरी से खतरा है, भारत को अपने अंदर भी सुरक्षा मुहैया है और सुरक्षा की रणनीति को तैयार करना है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कि अनेक जाति के लोग, संप्रदाय के लोग, भाषा के लोग, अनेक क्षेत्र के लोग, बहुत प्रकार के जो है अनेकता में एकता यहाँ पे बनाए हुए हैं। लेकिन अनेकता है, सभी किसी का भाषा, क्षेत्र और फिर जाति, संप्रदाय, धर्म, इन सबको लेके अलग अलग रहने के लिए भी जो है, तो इसके लिए भी जो है सरकार को भारत के अंदर भी सुरक्षा रणनीति पर जो है तैयार रहना पड़ता है। आगे है, भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया और विभिन्न समुदाय और जन समूहों को यह व्यवस्था उनकी शिकायतों को खुलकर बताने और सत्ता में भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। चौथा जो घटक है भारत की रणनीति का, वो है अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित करना जिसमें कि नागरिकों को विशाल द्रव्यमान, गरीबी और दुख से बाहर निकाला जाए। तो ये रहा भारत की सुरक्षा नीति। और फिर सुरक्षा से संबंधित इसमें आप जो भी क्वेश्चन आएगा, उन सारे क्वेश्चनों को आप जो है इसे पूरा पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।